देश में अरावली की पहाड़ियों को बचाने को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को जंगल के रूप में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। इस आदेश के सामने आते ही पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि सिर्फ 0.19% क्षेत्र में ही सीमित खनन संभव है। अरावली पहाड़ियां वो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो दिल्ली से गुजरात तक फैली है और उत्तर भारत को रेगिस्तान से बचाती है। अरावली सिर्फ पहाड़ों की कतार नहीं है, बल्कि ये रेत और धूल को दिल्ली तक आने से रोकती है, जो जहरीली हवा को थामती है और जो जमीन के नीचे पानी को जिंदा रखती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अवैध खनन, जंगलों की कटाई और तेज निर्माण ने अरावली को गहरी चोट पहुंचाई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर नई परिभाषा को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है, उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। अरावली पर उठते सवालों को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अरावली रेंज में खनन गतिविधि केवल 0.19% क्षेत्र में ही हो पाएगी, जो 1% से भी कम है। पहला तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम एक लंबे समय से ग्रीन अरावली वॉल के लिए कार्य कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी एक लंबे समय से पिटीशन चल रही है। अरावली रेंज जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्यों में फैली हुई है। लगभग 1,44,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में है और इस पर्वत श्रृंखलाओं में गांव भी है, कृषि भूमि भी है, शहर भी है, इंडस्ट्रियल बस्तियां भी हैं, रामसर साइट्स भी हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है, रिजर्व फॉरेस्ट भी है और हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हरी भरी रहनी चाहिए। इसके साथ ही इसमें एक प्रोटेक्शन के मानक भी तय होने चाहिए और हमने ग्रीन अरावली वॉल मूवमेंट भी चलाया। पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर आम जनता सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे 90% अरावली खनन और निर्माण के लिए खुल जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने की ज्यादा ताकत मिल जाती है। यानी जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था, अब उसे राजस्व भूमि या गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। यहीं से डर पैदा होता है कि कहीं इसी रास्ते से अरावली धीरे धीरे खोखली न हो जाए। समस्या ये है कि अरावली के पहाड़ जो दिल्ली से लेकर के गुजरात तक फैले हैं, उन पहाड़ों की वजह से डिजर्टिफिकेशन हमारा इन इलाकों का रुकता है। दूसरा, जो पानी है उनका भी स्रोत ये अरावली के पहाड़ है इस इलाके में, नहीं तो ये सारे इलाका जो है रेगिस्तान बन जाएगा। ये किसी तरह भी इस 100 मीटर का जो फैसला है कि 100 मीटर तक पहाड़ नहीं कंसिडर किए जाएंगे, मतलब कि माइनिंग अलाउ कर दी जाएगी, इस फैसले को तुरंत रोका जाना चाहिए। तो खतरा फैसले में नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल में है। अगर जमीनी रिकॉर्ड बदले गए, पर्यावरण आकलन को नजरअंदाज किया गया और विकास के नाम पर ढील दी गई, तो असर साफ होगा। दरअसल अरावली का फैलाव गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है। इसकी लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। हरियाणा और राजस्थान में इसका बड़ा हिस्सा राजस्व भूमि के रूप में दर्ज है, जो अब तक संरक्षण प्राप्त कर रहा था। लेकिन इस फैसले के बाद इन पर असर पड़ सकता है। अब अरावली से जुड़ी कुछ बातों को समझ लेते हैं, जिससे इसे समझने में और आसानी होगी।
अरावली का दक्षिण पश्चिमी सिरा गुजरात के पालनपुर के पास है, जहां ये माउंट आबू से जुड़ती है। राजस्थान में अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा 80% फैला है, जो 13 जिलों को कवर करता है। राजस्थान में अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। हरियाणा में अरावली गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में फैली है, जहां ये दिल्ली एनसीआर की धूल बैरियर का काम करती है। अरावली का उत्तरी सिरा दिल्ली में रायसीना हिल तक पहुंचता है, जहां ये अलग अलग रिज के रूप में मौजूद है। कुल मिलाकर अरावली 4 राज्यों के 29 जिलों के बफर जोन में फैली मानी जाती है, जिसमें संरक्षण के लिए ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चल रहा है। ये कई नदियों की उत्पत्ति का स्रोत है, जो जल संरक्षण में मदद करती है। वर्तमान में अरावली खनन और शहरीकरण के कारण खतरे में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सेव अरावली अभियान से इसकी सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अब सवाल है कि अरावली बचेगी या कटेगी, ये अब कोर्ट से ज्यादा नीति और नियत पर निर्भर करता है। गुजरात का एक होनहार छात्र 2 देशों के बीच चल रहे युद्ध के बीच फंस गया है। रूस में पढ़ाई करने के लिए मोरबी के एक युवक ने वीडियो जारी करके अपनी आपबीती को सुनाया है। वीडियो में उसने बताया है कि कैसे उसको झूठे केस में फंसाया गया, फिर केस वापस लेने के बदले रूस की सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद युद्ध में फ्रंट लाइन पर उसे भेज दिया गया। गुजरात के छात्र का यूक्रेन से दर्दनाक संदेश। रूस ने झूठे केस में फंसाकर युद्ध में धकेला। मोदी सरकार से लगाई मदद की गुहार। हमारी भारत सरकार के से ईमेल किए और सब जगह मिलने भी गए, सब जगह हमने रजूआत की है कि भाई साहिल को जल्दी से जल्दी इंडिया लाया जाए, और हमारी भारत सरकार भी पूरी कोशिश करी, हमें पूरा विश्वास है। ये है साहिल मोहम्मद हुसैन, जो गुजरात के मोरबी का रहने वाला है। साहिल पिछले साल स्टूडेंट वीजा पर पढ़ाई करने रूस गया था, लेकिन अब यूक्रेनी सेना की कैद में है। साहिल ने यूक्रेन से अपनी मां को कुछ वीडियो भेजे हैं, जिसमें साहिल का आरोप है कि रूस में उसे एक झूठे ड्रग केस में फंसाकर 7 साल की सजा सुना दी गई, फिर ब्लैकमेल किया गया, जबरन रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। दावा है कि 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद साहिल को युद्ध में फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया, जहां उसने यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। साहिल को अभी यूक्रेन में कहां रखा गया है, इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि खुद यूक्रेनी सरकार ने साहिल का वीडियो जारी किया है। वीडियो में साहिल ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है, साथ ही रूस जाने वाले युवाओं से सावधान रहने की अपील की है। साहिल की मां ने अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की है। मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होनी है। इसके अलावा पीड़ित परिवार भारत सरकार के संपर्क में है। यूक्रेन में साहिल ने सरेंडर किया और यूक्रेन में है साहिल, और यूक्रेन गवर्नमेंट ने साहिल के 2 वीडियो बाहर डाले हैं। उसमें साहिल हमारी भारत सरकार से, हमारे नरेंद्र मोदी और जयशंकर जी से अपील कर रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी यूक्रेन से इंडिया लाने के लिए प्रयास करें। अब साहिल यूक्रेन में है तो हमें यूक्रेन गवर्नमेंट से जो भी बात करनी है वो करेंगे, और हमारी भारत सरकार भी यूक्रेन गवर्नमेंट से ही बात कर रही है। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में भी अर्जी डाली है, तो दिल्ली हाई कोर्ट भी यूक्रेन गवर्नमेंट से ही बात कर रही है, और वहीं से हमें जवाब मिलेगा। भारत सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी सेना में शामिल भारतीयों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने पुतिन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी की मांग की थी। जेलेंस्की, हमने ऐसा हमारे मीडिया के थ्रू न्यूज़पेपर में सुना है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की सर इंडिया जनवरी महीने में आने वाले हैं, तो हमने एक ईमेल यूक्रेन में भेजा है और दूसरा भेजने वाले हैं कि जेलेंस्की सर आए तब उनसे मुलाकात हो तो हम साहिल के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि साहिल को इंडिया भेजें। हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से और हमारी कोर्ट की तरफ से सारे प्रोसीजर चालू है, और यूक्रेन में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उन्होंने भी हमें बोला है कि आपकी भारत सरकार और यूक्रेन गवर्नमेंट दोनों आपस में बातचीत करेगी ना तो साहिल आ जाएगा इंडिया। रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 से चल रही है। रूसी सेना पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने दूसरे देशों के कई लोगों को जबरन जंग में भेजा है। इनमें कई भारतीय भी शामिल है, जो नौकरी की तलाश में रूस गए थे लेकिन वहां फंस कर रह गए। हालांकि भारत सरकार की सक्रियता से उम्मीद है कि रूस में फंसे साहिल जैसे युवाओं की जल्द वतन वापसी हो जाएगी।
मोरबी से राजेश अम्बालिया के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और जम्मू कश्मीर की प्रभारी दिव्या मदेरणा रविवार को पहुंची सूरत। यहां उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस और मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर की प्रभारी दिव्या मदेरणा जी सूरत पहुंची हैं। किन मुद्दों को लेकर पहुंचे उनसे बातचीत करेंगे। मैम, किन मुद्दों को लेकर आप सूरत आए हैं और क्या आरोप हैं आपके? मैं गुजरात की वित्तीय राजधानी में नेशनल हेराल्ड और मनरेगा का मुद्दा लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आई हूँ। आरोप क्या है आपके? क्योंकि बीजेपी तो कह रही कि ईडी भी बराबर काम कर रही है और जो नेशनल हेराल्ड है उसमें भी घोटाले हुए हैं। 2014 से 2021 तक सीबीआई और इसी ईडी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कही, ये कहते हुए कि किसी प्रकार का अपराध नहीं बनता। सीबीआई ने तो अंत तक एफआईआर दर्ज नहीं करी कि किसी प्रकार का कोई फौजदारी आपराधिक मामला इसमें बनता नहीं है। 30 जून 2021 के अंदर ईडी किसी दबाव के अंदर एक ईसीआई दर्ज करती है और उस चार्जशीट के ऊपर कोर्ट संज्ञान लेने से मना कर देती है कि किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता। जहाँ पे एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई जाती है वहाँ पर किसी प्रकार का एक डिविडेंड या लाभांश नहीं लिया जा सकता है और किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स नहीं होती हैं, किसी प्रकार का पैसा ट्रांसफर नहीं होता, तो इसलिए किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या आरोप बनता नहीं है। ये एक सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिशोध, गांधी परिवार, गांधी नाम से एक वैचारिक चिढ़ और संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक हथियार बनाकर उपयोग करने का जो काम और मक्कड़ जाल फाइलों में बुना था चरित्र हनन करने के लिए, उसका पटाक्षेप हुआ है। अदालत ने सिर्फ एक न्यायिक आदेश नहीं दिया है, उन्होंने ये बताया है कि संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, अदालतें अभी झुकी नहीं हैं और जो ये हवाई बातें करी गई हैं इसका पटाक्षेप हुआ है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना क्या आपत्ति कांग्रेस को? बीजेपी तो कह रही है उन्होंने सही किया है। मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। क्या एक राष्ट्रपिता का नाम किसी योजना से हटाना अपने कंधे पे तम्बा लगाने जैसी बात हो सकती है? अगर वो परिवारवाद की बात करते हैं तो महात्मा गांधी देश के हर नागरिक के परिवार में बसते हैं, आत्मा में बसते हैं। एक गजट नोटिफिकेशन से आप राष्ट्रपिता का नाम विलोपित करना चाहते हैं? जी राम जी नहीं, ये राम राज्य नहीं है, ये नाम राज्य है, ये एजेंसी राज है, ये बेरोजगारी राज है, ये महंगाई राज है। यहाँ पे युवा त्रस्त हैं, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये अडानी का राज है, ये अमृतकाल नहीं है, ये अच्छे दिन नहीं आए हैं। मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? तो बिल्कुल आपने सुना दिव्या मदेरणा जी जो सूरत पहुंची हैं, तमाम सवालों को उन्होंने जवाब दिया। उनका सीधे तौर पे आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, राहुल और सोनिया गांधी जी को बदनाम करने के लिए काम कर रही है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंसा के विरोध में पुतला भी दहन किया और जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना यह था कि भारत में बांग्लादेशी लोग सुरक्षित हैं, तो वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? इस मामले में भारत सरकार को दखल देना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करवाना चाहिए। कई दिनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मतलब हिंदू अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है, वहां पे सरेआम हत्याओं हो रही है। इस बनाव पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आक्रोशित है और हर बनाव में कूदने वाला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पंच जाने वाला वो इस बनाव पे कब चुप क्यों रहता है, इसके विरोध है। और हम निवेदन करते हैं मानवाधिकार पंच को कि आप इसमें भी ध्यान दो। जब कुछ बनाव बनता है तब आप आ जाते हो, जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है दूसरे देशों में तब आप क्यों चुप हो जाते हो। कच्छ में एक शख्स ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहबाज भट्टी का नकली आईडी बनाकर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आ गई और पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर रेड की तो उसके पास से गांजा, असहला और 181 नकली नोटों के बंडल भी बरामद किए गए। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ करके उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन खंगालने में जुटी हुई है। हाल ही में हमारे ही एक बातमीदार के द्वारा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई कि भुज का एक व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान स्थित एक कथित गैंगस्टर शहबाज भट्टी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी का संचालन कर रहा है और उसके वीडियोस पोस्ट कर रहा है। तो तुरंत इस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए उस लिंक को तलाशा गया
और उसके पीछे जो व्यक्ति उस इंस्टाग्राम अकाउंट का संचालन कर रहा था उसको उसकी जानकारी निकाली गई। और तो जानकारी प्राप्त हुई कि भुज रहने वाला एक आफ्ताब उर्फे अल्ताब रजाक खटकी शाहबाज भट्टी के नाम का वो इंस्टाग्राम हैंडल का संचालन कर रहा है और उस पर विवादित वीडियोस पोस्ट कर रहा है। सूरत पुलिस ने एक रिजॉर्ट की आड़ में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और इस ऑपरेशन में पुलिस ने थाईलैंड की 8 लड़कियों को छुड़ाया भी है। साथ ही साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस रैकेट का मास्टरमाइंड और उसका एक साथी अभी भी फरार है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अलग अलग वीजा पर विदेशी लड़कियों को भारत लाया करते थे और रिजॉर्ट्स के टॉप फ्लोर पर उनसे देह व्यापार करवा रहे थे। इस पूरे रैकेट में रिजॉर्ट का मालिक भी सीधे तौर पर शामिल था। फिलहाल पुलिस मुख्य साजिशकर्ता सुनील यादव और राकेश वसावा को तलाश रही है। सूरत से एक संवेदनशील और चर्चित मामला सामने आया है जिसमें जैन समाज में बड़ी चर्चाएं शुरू हुई हैं। दरअसल फैमिली कोर्ट ने 7 साल की बच्ची की दीक्षा पर रोक लगा दी है। इस मामले में मां बच्ची को दीक्षा दिलवाना चाहती थी जबकि पिता इतनी कम उम्र में इस फैसले के खिलाफ थे। इसी बीच पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिता ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी बेटी अभी सिर्फ 7 साल की है और इतनी छोटी उम्र में वो अपने जीवन से जुड़ा इतना बड़ा फैसला नहीं लेने में सक्षम है। पिता की सहमति के बिना ही मां ने बच्ची की दीक्षा का फैसला लिया है जो ठीक नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने बच्ची की उम्र और भविष्य को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उसकी दीक्षा पर रोक लगा दी है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।